गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहन सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप तैयारी करें यूपी टेस्ट, सीटी टेस्ट, सुपर एग्जाम की, तो वहाँ पे सामाजिक शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी परीक्षा में हर बार 2 या 3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीट की परीक्षा में तो 5 से 6 नंबर क्वेश्चन में हमने देखा कि पूछ लिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं सामाजिक शिक्षा की, जहाँ पे हमने सामाजिक शिक्षा की जितनी भी महत्वपूर्ण डिफिनेशन हो सकती थी वो सब हमने पढ़ा दिया है। आपको समस्यात्मक बालक क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, किस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, जो प्रतिभाशाली बालक है इनके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया, कैसे इनको शिक्षा देंगे, किस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करेंगे, सब कुछ हम लोगों ने 3 से 4 क्लासेस समय शिक्षा पे हो। आज ये 5वीं क्लास है। यदि आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ताकि आपको पिछली क्लास को अभी जो हमने आपको दिया है वो भी आप जो है देख सके और हर नए क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ताकि आप जो है परीक्षा में एक बेहतर स्कोर कर सके। आपका लक्ष्य, आपका एक लक्ष्य होगा कि हमें जो है परीक्षा क्वालिफाई करना है और हमारा लक्ष्य ये है कि आपको परीक्षा क्वालिफाई कराना। तो हम आपको वही मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सके। तो समावेशी शिक्षा में आज हम लोग लेंगे मंदबुद्धि बालक। एक छोटी सी क्लास में बहुत कुछ देने का प्रयास मेरा होता है, ताकि आपकी जो क्लासेस मतलब पढ़ने का है वो रूटीन बहुत ज़्यादा बोरियत ना हो, और 10 से 15 मिनट की क्लास में आप जो है अगर छोटा सा जो भी हम मैटर आपको उठाते हैं वहाँ हम आपको कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से अदर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, इतना आप भरोसा हमारे ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार एग्जाम को क्वालिफाई किया है, कई बार दिया है। तो मुझे इतना अनुभव हो गया है कि किसी भी टॉपिक से आपकी जो परीक्षा होने वाली है वहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किन बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आज बात कर लेते हैं मंदबुद्धि बालक की। समावेशी शिक्षा में हमने आपको पढ़ाया था कि जो समावेशी शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वन्य विकलांग बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, नहीं। जो बच्चे पिछड़े रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनकी अच्छी नहीं है, तो उनके माँ बाप नहीं है और उनके मतलब फैमिली में और भी जो भी मतलब मेंबर्स हैं वो लोग उन्हें पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत से घरों में देखा गया है कि माँ बाप नहीं है तो बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। बहुत छोटी सी उम्र यानी कि विवाह से रुकवाया जाता है और बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो जो स्कूल छोड़ चुके बालक हैं, इन सभी बालकों को जो है विकलांग बालक जो है सभी को एक ही कक्षा में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर पढ़ाना, जो यही होल है समावेशी शिक्षा। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मंदबुद्धि बालक पे, और सभी क्लासेस हम लोगों ने देख लिया है। तो मंदबुद्धि बालकों के आइए हम लोग यहाँ पे पहचान कैसे आप करेंगे कि कौन से बालक हैं जो कि मंदबुद्धि बालक हैं। मंदबुद्धि बालकों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, ये आपसे परीक्षा में ऑप्शन में भी दिया जा सकता है। 4 यहाँ से 2-1 ऑप्शन दे देंगे, बाकी और जो है ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ से एक आधा ऑप्शन रहेगा, पूछा जाएगा कि इनमें कौन से लक्षण है जो मंदबुद्धि बालक को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। किया गया है कि मंदबुद्धि बालक है अत्यंत ही क्षीण और कमजोर गति से सीखने वाले बालक होते हैं। आप बचपन से ही जो मंदबुद्धि का बच्चा होता है घर में या आस पड़ोस जीवन में, आपने देखा होगा कि बचपन से ही उनके जो एक कहावत है कि होनहार वीरवान के वो सीख नहीं पाते। तो जो बच्चों की जो बच्चे जो है कुशाग्र बुद्धि के होते हैं उनके लक्षण बचपन से ही दिखाई दे लगते हैं, यानी कि वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं उनके भी लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि मंदबुद्धि बालक का है अत्यंत ही क्षीण व कमजोर गति से सीखने वाले, किसी भी काम को बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं ये बच्चे। और ये चीज़ बचपन से ही उनको आप देखते होंगे, बचपन से पता चलने लगता है कि ये बच्चा किसी काम को जो कि 10 मिनट में करना है उसको 1 घंटे में कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आलसीपन उसके अंदर रहता है, काम को करने की इच्छा नहीं उसकी होती है। ये होते हैं मंदबुद्धि बालक। और इसके बाद है सीखने की धीमी गति। सीखने की धीमी गति यानी कि मंदबुद्धि बालक किसे कहेंगे, जो अत्यंत ही क्षीण और धीमी गति सीखता है उसे हम मंदबुद्ध कह सकते हैं। और मंदबुद्धि लक्षण बालक के लक्षणों में है कि सीखने की गति बहुत ही धीमी होगी, पहला है। दूसरा है बचपन से ही चलना बोलना पढ़ना सभी देर से शुरू करते हैं। जैसे कि बचपन से ही जो चलना है, जैसे कि अमूमन आपने देखा होगा कि 11 मंथ 12 मंथ के बच्चे चलने लगते हैं,
और एक मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि 13वें महीने पे जो बच्चा चलता है वो बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि का होता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये बच्चे होते हैं लगभग इनकी 2 साल हो जाता है, 2.5 साल, कोई कोई बच्चा तो 3-3 साल पे चलता है। तो ये बचपन से ही यानी हर चीज़ में पीछे देखते हैं, चलने में पढ़ने में भी इनके बचपन से ही लक्षण दिखाई नहीं देते, इनका मन नहीं लगता है, इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, चलने में पढ़ने में बोलने में हर चीज़ में जो है पीछे रह जाते हैं। और यही बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि कैटेगरी में आते हैं। समायोजन की कमी, ये बच्चे क्या करते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं अपने आप को हर परिस्थिति में अच्छी बुरी कठिन जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं हर चीज़ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा भी माहौल चेंज हुआ तो उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है और उनको एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगला है अधिगम स्थानांतरण में अत्यंत ही कमजोर। अधिगम स्थानांतरण में अत्यंत ही कमजोर का मतलब ये है जैसे कि किसी बच्चे को आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ में जब बच्चे ने प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइडेड सब चीज़ सीखा तो बच्चा जो है व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु जैसे दुकान से सामान ले आने में वहाँ पे वो जोड़ घटाव करके सामान ले आ सकता है, पैसे को वापस कर लेता है। लेकिन ये बच्चा क्या होता है कि इन्हें आप जो चीज़ सिखाएंगे एक ही एंगल से समझता है, बाकी आय और अंगल समझने की कोशिश नहीं कर पाता है। ये बच्चे होते हैं जो कि इनका जो है अधिगम स्थानांतरण में अत्यंत ही कमजोर होते हैं। इनका जो सीखने की जो गति है उतनी कमजोर होती है कि आप अगर किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बस उतना ही सीखता है, उससे रिलेटेड ही अगर कोई चीज़ आ रहा है तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है। अगला है विद्यालय उपलब्ध में अत्यंत कमजोर। विद्यालय उपलब्ध का मतलब ये है कि जो विद्यालय का वार्षिक रिजल्ट होता है, आप इनका जो हर साल का रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे पाया जाता है कि हर बार का जो इनका रिजल्ट है हम शुरू से ही मतलब कि जैसे कहता नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की मतलब डिग्रियाँ मतलब इनका रिजल्ट हर बार इनका मतलब प्रेजेंटेशन इतना खराब होता है कि कभी इनका रिजल्ट मतलब फर्स्ट क्लास की डिग्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला है इंद्रिय प्रयोग में कमजोर। ये जो है बालक होते हैं इंद्रिय प्रयोग में कमजोर होने का से तात्पर्य ये है कि जैसे कि किसी भी चीज़ की स्मेल है, ये बच्चे एक ही जगह गंदगी में बैठे रहेंगे लेकिन इनको ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ से स्मेल आ रही है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। यानी कि जो इनकी इंद्रियां हैं वो उन चीज़ों का भी अच्छे से इनके ऊपर जो है ये उनका भी प्रयोग अच्छे से करना नहीं जानते हैं। जैसे कि सूंघने की जो क्षमता है जो ये सब भी इनकी होती है कि इसीलिए कहा गया है कि इंद्रिय प्रयोग में कमजोर। हीन भावना के शिकार, ये बच्चे हीन भावना के शिकार होते हैं। बाकी बच्चे कम समय में काम को कर लेते हैं और ये बच्चे उसी काम में उलझे रहते हैं तब भी इनको समझ नहीं आता है। इससे ये लगता है कि हम और बच्चों से कितने पीछे हैं और ये हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। अगला है अमूर्त चिंतन में लगभग शून्य। ये बच्चे जो है अमूर्त, एक होता है मूर्त और दूसरा क्या है अमूर्त। हम सभी जानते हैं मूर्त का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष और अमूर्त का मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी कि जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है और अमूर्त मतलब जो अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप आंखों के सामने है तो वो समझ सकता है, लेकिन अगर आंखों के सामने नहीं है तो बिल्कुल भी वहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकता है। यही क्या है कि अमूर्त चिंतन में लगभग मतलब शून्य होते हैं। एकाग्रता की कमी होती, क्लास में बैठे होते हैं लेकिन कोई भी टीचर अगर किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो इनका जो ध्यान है वो एकाग्र उस टॉपिक पे नहीं हो पाता है, इसीलिए इनको समझने में बहुत परेशानी होती है। इनके अंदर एकाग्रता की कमी होती है। अगला है तार्किक चिंतन और विश्लेषण में क्षमता में अत्यंत ही कमजोर। तर्क वितर्क करना नहीं जानते हैं। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन दिया और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर तो याद किया, लेकिन अगर आप वहाँ पे पूछते हैं क्या क्यों कैसे हुआ क्या मीन्स ये पूरी स्टोरी तो इन्हें पता है लेकिन ये आपको आंसर वहाँ पे अपने ज्ञान की अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं दे पाएंगे। यही है कि ये तार्किक चिंतन और विश्लेषण में जो है विश्लेषण की चीज करने में बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं। अगला है बुद्धिलक जो हमेशा 70 से नीचे होती है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं तो आपने शुरू से ही पढ़ा है और टर्मन ने भी बताया कि मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लगती है वो 70 से हमेशा जो है कम होती है, 70 से कम होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि में टर्मन ने बताया है कि 140 प्लस होती है। हम सभी जानते हैं टर्मन जिन्होंने एक बुद्धिलब्धि सारणी बनाई। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमने लक्षण तो जान लिया कि इनके लक्षण क्या क्या है, किन लक्षणों से आप इन्हें पहचानेंगे कि ये बच्चा जो है मंदबुद्धि है, बुद्धि का है।
अब आप टीचर हैं और बहुत से बच्चे विद्यालय में आप क्लास में बैठे हैं और वहाँ से मान के चलिए कि मान एक बच्चा मंदबुद्धि का है, तो ये सारी जो हमें आपको उसकी पहचान बतानी सारी चीज़ें हमें विद्यमान नहीं पाई जाएगी। आपको 4 दिन की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत देर से समझता है, इंटरेस्ट नहीं रखता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो। सब बच्चे आगे कॉपी वापी चेक करा देंगे और ये बच्चा आराम से शांति से वहाँ बैठा रहेगा। आएगा भी तो एकदम धीरे धीरे आएगा, आपके सामने खड़े होने के बाद उसके बोलने में भी इतना धीमे होगा कि बोलेगा भी नहीं। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं इस बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से हर कार्य में पीछे रह जा रहा है। तो आपने पहचान तो ली है। अब आप एज ए टीचर की जिम्मेदारी क्या बनती है कि हर बच्चे को शिक्षा देना है। ऐसा तो नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चों की हमें आगे बढ़ाना है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम किसी भी विद्यालय में टीचर हैं तो हम जो है प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो जनरल सामान्य बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, मान लीजिए कि जितने बच्चे हैं उतनी कैटेगरियों में आप उनको बांट करके पढ़ाएं, ताकि जो है प्रतिभाशाली बच्चों का भी नुकसान ना हो कि डेली आप कार्य सिखा रहे हैं, प्रतिभाशाली बच्चों का क्या तत्परता है। लेकिन जिन बच्चे को कार्य नहीं आ रहा है और कार्य के बाद आप जो है मात्रा पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी कितना सिखा रहे हैं, उस बच्चे का तो लॉस हो रहा है ना, वहाँ पे कुछ नहीं समझेगा। इसलिए टीचर को क्या करना पड़ेगा कि मतलब हर बच्चे को उनकी जो क्षमता है उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। जब प्राथमिक विद्यालय में हम बीटीसी कर रहे थे, हमारी जो टीचिंग होती थी, तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर मैं 4th और 5th क्लास की क्लासेस में मैं जाती थी और मुझे ध्यान है कि बहुत उसमें 3 से 4 बच्चे बहुत अच्छे बुद्धि के होते थे। प्राथमिक विद्यालय में ऐसा नहीं है कि सब बच्चे एक ही कैटेगरी के आएंगे। तो वहाँ पे मैं 3 कैटेगरी में बच्चों को पढ़ाती थी। किसी को हिंदी बहुत अच्छी आती थी तो उनको मतलब बोलती थी कि मतलब जो भी चीज़ें मतलब बोलना होता था उनको बोल के दिखाती थी मैं। और कुछ बच्चे जिसे हिंदी नहीं आती थी तो उनको जो है एकदम मतलब वही मतलब किताब से नहीं तो मतलब अपने मन से ही कुछ सरल वाक्य में उन्हें बोलती थी। और जिन बच्चों को लिखना ही नहीं आता था उन बच्चों को मैं कोशिश करती थी कि बोर्ड पे जो है बुला करके मतलब जो भी सरल शब्द है उनके नाम को लिखवाना, उनके माँ बाप का नाम लिखवाना या फिर बिना मात्रा के शब्दों को लिखवाना। इस तरह से मतलब मैं टीचिंग वहाँ पे करती थी। और टीचिंग स्किल यही होनी भी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि 2 बच्चों को आप साथ पढ़ा रहे हैं तो दोनों पे एक ही बराबर हो सके। एक बच्चा आपका 10 मिनट में समझता है लेकिन दूसरा 10 घंटे में भी नहीं समझ रहा है। तो टीचर इसीलिए होता है कि वो बच्चे की क्षमता को समझे। ठीक है, ये सब तो बातें बाद में होंगी। अगर हम इन बातों पर चर्चा करें कि मेरा बहुत समय चला जाएगा और आपकी परीक्षा समीप है तो हमें लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पर। जो इनकी शिक्षा है कैसी होनी चाहिए। विशिष्ट अधिगम शिक्षण विधियाँ, जो मंदबुद्धि बालक है इनको जो विशिष्ट अधिगम शिक्षण विधियाँ प्रदान की जाए, यानी कि प्रदर्शन विधि, हर चीज़ को दिखा कर इनको पढ़ाया जाए। अगर आप सेब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप जो है सेब मीठा होता है क्या होता है ये सब ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा है आप सेब लेके आइए और सेब दिखा करके सेब को काट करके इनको उनके बारे में पढ़ाएंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि दिखा कर अगर चीज़ों को आप पढ़ाएंगे तो जो मंदबुद्धि बच्चा है वो जल्दी समझने की कोशिश करेगा। ये चीज़ है यहाँ पे। तो जो मंदबुद्धि बालक है अगर आपसे पूछता है कि इनके लिए सबसे अच्छा शिक्षण विधि कौन सी है तो प्रदर्शन विधि जो है सबसे अच्छा शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। अगर आप जो है पानी के बारे में बता रहे हैं तो आप एक बॉटल में जैसे कि आप बर्फ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है बताएंगे कि बर्फ बहुत ठंडा होता है। इससे अच्छा आपको क्या करना है कि बर्फ लेके आपको आना है और बच्चे के हाथ से टच करवाना है कि वो उस चीज़ को महसूस करे कि ठंडा क्या है। और गर्म चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, किसी गर्म वस्तु को लेके आए उसको टच करा के हल्का सा महसूस कराइए ताकि वो जान सके गर्म और ठंडे में अंतर और प्रत्येक चीज़ों को देख भी सके। ये चीज़ कहा गया है। समायोजन की शिक्षा भी दीजिए कि बच्चे को परिचय के हिसाब से किस प्रकार से खुद को एडजस्ट करना है। इसके बाद साफ सफाई की शिक्षा। ये जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था आपको कि इनके अंदर जो होता है इंद्रिय प्रयोग में कमजोर, यानी कि इन्हें जो है साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रहता है, एकदम मतलब गंदे से रहते हैं ज़्यादातर देखा गया है। तो इन्हें क्या है साफ सफाई की शिक्षा दी जाए, कम से कम नहीं कुछ जिस स्पेस में है या फिर अपनी बॉडी को साफ सुथरा रख सके। हस्तकला की शिक्षा। हस्तकला की शिक्षा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि करके सीखने की शिक्षा इन्हें दी जाए। किसी काम को खुद करेंगे तो जैसे कि बोर्ड पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए
कि बेटा ये चीज़ लिखो, नहीं लिखने आ रहा तो 1 दिन 2 दिन अगर प्रैक्टिस करते करते उनको वो चीज़ें, उनके अंदर की डर खत्म होगा और उनके अंदर लिखने की भी एक अच्छी शैली हो जाएगी और वो मतलब खुद जब कोई चीज़ करेंगे तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इसलिए जो है हस्तकला की शिक्षा दी जाए। अगला है, हाँ, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कि हस्तकला शिक्षा। और उसके बाद सीखो कमाओ प्रकार के प्रशिक्षण। इनको ऐसा जैसे कि बचपन से ही इनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, यानी कि बुद्धिहीन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इनको मतलब सीखो कमाओ ऐसी व्यवसायिक शिक्षा जरूर से ही प्रोवाइड मतलब 6वीं या 7वीं क्लास से आपको मतलब इन्हें देनी चाहिए, ताकि ये अगर अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन पा रहे हैं तो ये जो है ऐसा मतलब इन्हें शिक्षा, ऐसी व्यवस्था शिक्षा प्रणाली में इनको प्रदान की जाए शिक्षा व्यवस्था कि अपना मतलब एक छोटा मोटा व्यवसाय ये कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। मॉन्टेसरी प्रणाली द्वारा इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय शिक्षा। मॉन्टेसरी प्रणाली के द्वारा इंद्रिय एवं जो है स्पर्श इंद्रिय शिक्षा दी जाए। स्पर्श इंद्रिय शिक्षा से तात्पर्य यह है कि जैसे हमने आपको बताया कि जब बच्चे को ठंडा या गर्म का महसूस करा रहा है, जैसे ठंडी चीज टच करवाइए, गर्म चीज़ को बता रहे हैं गर्म चीज़ को टच करवाइए। यदि आप जो है बच्चे को पेन के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको पेन हाथ में पेन लीजिए, पेन दिखाकर उन्हें बताइए कि बेटा ये पेन है, कैसे इससे लिखा जाता है, किसमें कैसे इसमें इंक भरी जाती है। चीज़ों को मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो सर्वोदय शिक्षा के अंदर आने वाले मंद बुद्धि कैटेगरी के बच्चे हैं, ये ज़्यादातर कोई साफ ये होना चाहिए, चीज़ों को स्पर्श करा करके, चीज़ों को दिखा करके पढ़ाया जाए, ताकि ये उस चीज़ को समझ सके। क्योंकि इनके अंदर आमूल चिंतन की क्षमता है वो एकदम शून्य होती है, 0 लेवल की होती है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। तो ये आज का सेशन दोस्तों बस यही तक, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन आज ही हमारा जो है आप तक पहुंच सके और बेसिक शिक्षा का जो क्लास हमारी जो चल रही है ये आज ही हमारे जो है क्लास एंड हो और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी भाई बहन, सभी मित्रों का जो भी मेरी क्लासेस को डेली देख रहे हैं। और अगर आप जो है चैनल पे नए हैं, एक बार फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी भाई बहन, सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। एक छोटी सी क्लास मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी क्लास है। आपने यहाँ से अगर 2 क्वेश्चन आपका आता है तो फाइनली मुझे पूरा मुझे यकीन है कि आप 2 क्वेश्चन आप परीक्षा में सही करके जरूर आएंगे। थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।